तो दोस्तों आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर 2025 ये जो पोस्ट है आपको सेक्शनल कंट्रोलर की, ये पहले आपको प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट की जाती थी। यानी कि आप सेक्शनल कंट्रोलर बनते थे इससे पहले बाय प्रमोशन लेकर, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पर एज ए सेक्शनल कंट्रोलर काम कर सकते हो, डायरेक्ट इस पोस्ट पे पहुँच सकते हो। तो इसके लिए एग्ज़ाम इस साल से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये जो सेक्शनल कंट्रोल 2025 है उसका एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी और 12 फरवरी है। 11 एंड 12 फरवरी। आज है आपकी 11 फरवरी, फर्स्ट शिफ्ट हो गई। मेरा भी एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट के रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा पेपर था, ताकि अगर आपका कल पेपर हो, क्योंकि अब तक थर्ड शिफ्ट वाले चले गए होंगे, तो कल पेपर हो तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रख लो और फिर पेपर में पैनिक ना होना, आराम से पेपर देना। क्योंकि आपको पता है कि इसमें वैकेंसीज मात्र 368 वैकेंसी है, 368, वो भी सभी कैटेगरी और सभी रीजन्स को मिलाकर। तो हर एक रीजन में मतलब मुझे लगता है किसी किसी रीजन में दहाई का अंक पहुंच पा रहा होगा, ठीक है। ऐसे तो मतलब अपनी अपनी कैटेगरी से, ठीक है। मेरा कैटेगरी, मैं यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया हूँ, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताऊं कि मेरा आज एग्ज़ाम था। अगर आप इस चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड आपको सारी अपडेट और क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम था, मेरी रिपोर्टिंग थी 11:30 से लेकर 12:30 तक। मैंने रिपोर्ट किया और अंदर चला गया, एग्ज़ाम सीट पे बैठा। वो बायोमेट्रिक्स के जो भी चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी कंप्लीट हो गई। फिर जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है, मतलब पैटर्न क्या है इसमें, कि आपकी मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चन 60 नंबर की आती है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और एक मेंटल एबिलिटी भी आती है, वो भी आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, ठीक है। पहले जब मैं एग्ज़ाम से पहले मॉक दे रहा था तो अच्छे स्कोर आ रहे थे मेरे, ठीक है, 90 प्लस तो मेरे आ रहे थे। और मॉक में जैसा क्वेश्चन था वो इजीली सॉल्व भी हो जा रहा था। बट आज मैं जब पेपर जैसे ही मेरे सामने आया तो उसमें क्वेश्चन जो थे ना, वो आपको मैथमेटिक्स के, एक तो क्या है, रेलवे का ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ता, जो वो मिक्सअप करते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का आएगा, एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाएगा, अगला क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं ना कि आपको ये माइंड जो है ना वो एक जगह सेट नहीं हो पाता। जैसे कि आप कोई एक सेक्शन खोलो, आपको पता है मैथमेटिक्स हमने खोला है, तो आपके माइंड उस तरह से वर्क करते हैं कि ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ये रीजनिंग है तो इसमें हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये जीके है, मतलब मैथ रेलवे में तो इंग्लिश पूछता नहीं है, जीके है। तो उस तरह से आपके माइंड सेट होते हैं, मतलब हर एक चीज़ में आप अपने आप को सेट करते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपका मैथ्स का आया, फिर अगला क्वेश्चन कुछ और का आ गया, तो इस तरह से माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होने लगता है और एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है रियली। अब आप लोग में से कितने लोगों को करता है नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये करती है। अभी क्या है ना कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सेक्शन आप खोलोगे ना, तो सेक्शन अगर आपके सामने मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स है ना, तो आप क्या करोगे कि आप उसको, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करोगे, ऐसे करते करते तो आपको पता चलेगा अच्छा सारा क्वेश्चन तो मैथ्स का ही है। तो आपको पता चलते जाएगा कि हाँ ये स्किप हुआ, ये स्किप हुआ, ये। अब इसमें क्या है कि एक स्किप किए, दूसरा आपका रीजनिंग आ गया तो आप सॉल्व करने लगे, फिर अगला आपका एनालिटिकल वाला आ गया, मेंटल एबिलिटी आ गया, तो फिर वो, तो इसमें आप थोड़ा टाइम इसमें लगता है, ठीक है। और पूरे माइंड स्टेबल करके आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, जैसा मुझे फील होता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, नो डाउट, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन में देखो, मैं आपको बताऊं कि पूरे मैथमेटिक्स बहुत क्वेश्चन इजी भी थे, बट पूरे पेपर में मैं आपको बताऊं कि सभी सेक्शन को लेकर और मैथ्स में मेंसुरेशन जो था वो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पूछा गया था। इवन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के गए हो, नहीं होगा, आपका प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन से, बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम निकालना है तो हमें पता है कि 22/7 है पाई की वैल्यू, पाई यूज होगी, तो 22/7 है, तो 22/7 में यानी कि 7 से वो संख्या जो है ना, जो आंसर आएगा वो 7 से डेफिनेटली वो क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा,
ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन मैच कर जाते हैं, जैसे दो ऑप्शन मैच कर रहा है जो 7 से कट रहा है, तो उस तरह में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी आंसर में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो 7 से कट रहा होता है, तो ऐसे में आप उसको सॉल्व इजीली कर लेते हो बिना कैलकुलेट किए। बट इस एग्जाम में जो अभी मैं दे कर आया हूं उसमें वैसा कुछ भी नहीं था। उसमें आप यकीन मानो इतने कैलकुलेशन थे कि पॉइंटों में आंसर दिया हुआ था, और जब पॉइंट में आंसर होता है ना तो आपको टिल एंड तक उसको सॉल्व करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑप्शन है जहां पे दिया गया है 79.23, ठीक है, और दूसरा जस्ट ऑप्शन है उसमें दिया गया है 79.53, तो आप एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं सॉल्व कर, अच्छा 69 आ गया तो 69 के बाद पॉइंट क्या आया, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 69 तो दोनों में है, तो किस किस ऑप्शन को टिक करोगे। तो ऐसे में आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, और तभी जाके आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचते हो और तब जाके टिक करते हो। तो ये सारे जो है टाइम टेकिंग है। तो पूरे पेपर जो था वो मेंसुरेशन से भरा हुआ था। मेंसुरेशन किस टाइप का था सो मैं आपको बताता हूँ। पूरे आपका क्वेश्चन जो था मेंसुरेशन में वो आपके सिलेंड्रिकल, ठीक है, कोन बेस्ड थे आपके, हाँ यही थे, कोन और सिलेंड्रिकल पे बेस्ड था। और वो भी आपको अगर सॉल्व करना हो ना तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, ऐसे तक, और रेशियोज में दिए गए थे। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगा, वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब वन गो में बन जा रहा था। लेकिन ये सारे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना, बेशक मैंने इस सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगा, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम मैनेज मैं नहीं कर पाया, क्योंकि कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया। मैं 83 ही अटैम्प्ट कर पाया। अब देखो 83 अटैम्प्ट किया, अब इस बार वैकेंसीज आपको पता है कि कितनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अटैम्प्ट में तो शायद ही हो पाए, क्योंकि 8 गुना बच्चे बुलाने हैं। तो ऐसे देखोगे तो बहुत होगा तो कितना होगा, मतलब बहुत से बहुत बुलाएंगे, 3000 बुलाएंगे, 2400 होता है, 2400 समथिंग, 3000 बुला लेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही बुलाएंगे, ठीक है। तो एक तो वो था, आरसी जो था वो भी आपको मतलब इतना डीप पूछे हुए था ना कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ता आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो पैसेज में हर एक, आप ऐसा होता है ना कि पैसेज में ऐसा होता है कि सारे पांचों सॉल्व हो जाता है, नहीं, आपको हर एक बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और उसमें आपको हर एक पैसेज को पढ़कर समझकर आप पूरा पॉइंट मतलब लाइन बाय लाइन समझकर तब सॉल्व करना था। एंटोनिम पूछ रहा था, सिनोनिम्स पूछा था, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पूछे थे। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, आपको पता ही है कि रीजनिंग तो इजी आती हैं, बट मुझे पूरे ओवरऑल पेपर में यही लगा कि 20 क्वेश्चन जो है, 15 से 20 क्वेश्चन सारे सेक्शंस को मिला के, जिसमें मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, आपकी टफर साइड थे। हाँ, बेशक इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा बट कितना ही हो जाएगा, ठीक है। अब वैकेंसीज इतनी नहीं है जिससे कि आपको लगे कि हाँ इतने अटैम्प्ट में, मुझे लग रहा है कि इतने अटैम्प्ट में हम क्लियर कर पाएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अटैम्प्ट कम रह गया है, ठीक है। हाँ, आप सभी कोई अगर इस शिफ्ट में हो, जो भी वीडियोस देखोगे और आप शिफ्ट में थे, तो आप अपनी अटैम्प्ट जरूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप आने वाले शिफ्टों में हो तो एटलीस्ट आप यूआर हो, तो इस तरह के पेपर हो तो 90 अटैम्प्ट तो जरूर करके आओ, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि भाई सीट्स नहीं है, ठीक है। तो 90 अटैम्प्ट कीजिए, और 90 अटैम्प्ट यूआर के लिए, ओबीसी के लिए सेम वही 88 तक चलेगा, और SC ST के लिए 80 तक तो आपको करना ही पड़ेगा। ये अटैम्प्ट आपको करके आना पड़ेगा, तभी जाके आप कहीं ना कहीं टियर 1 को क्लियर करोगे और साइको में जाओगे। अब सोचो साइको में क्या हाल होगा, मतलब साइको के बाद जो फाइनल मेरिट आएगा उसमें क्या हाल होगा। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको CBT 1 क्लियर करना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है। कल हो के चलो मैं एक सेकेंड के लिए मान लेता हूँ कि मैंने 83 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी हो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, मेरी CBT 1 क्लियर भी हो जाए, बट साइको में मैं जाऊंगा, साइको के अभी इसका 70% मार्क्स और साइको का 30%, इन दोनों के एग्रीगेट करके 100% में कट ऑफ लगेगी। तो आप बताओ कि जब मैं इसके निचले में सिर्फ होऊंगा तो वहाँ पे तो फिर बाहर हो ही जाऊंगा ना। तो इसलिए यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना चाहिए, और बहुत कम वैकेंसी है, ऐसे वैकेंसी में क्या ही आप अपने आप को कितना सिक्योर कर पाओगे। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप कितने पीछे चले जाओगे पता नहीं, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर अपना अटैम्प्ट शेयर करना, और अगले शिफ्ट में अगले दिन पेपर है, तो भैया आप जो हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स को ज़्यादा सेक्शन को देखो, उसमें मेंसुरेशन पार्ट पूरे देख लो, पूरे फॉर्मूले देख लो। जैसे कि क्वेश्चन जो है आपका आधार है, आधार की हाइट, ठीक है, और आधार दिया गया है, फिर अगला उसी क्वेश्चन में एड ऑन था कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है वो क्या है,
यहाँ पर कुछ रेशियोज दिए गए थे, फिर आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा था। तो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे जो इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ कर जाओ। और सारे क्वेश्चन तो सही थे क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत इजी थे, इजीली बन जा रहा था जो मैंने सॉल्व किया मेरे शिफ्ट में जो थे। और मैथ में रीजनिंग का तो पूछो ही मत, आरसी का मैंने आपको बता ही दिया। सो ये रही रिव्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 83 मेरे अटैम्प्ट है, बहुत अच्छे अटैम्प्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर से देंगे अगली एग्ज़ाम, ठीक है। और कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सबके ख्याल रखिएगा।